साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप ठीक होंगे और तैयारी आपकी सही चल रही होगी। तैयारी के दौरान कई बार आपके मन में जो उतार चढ़ाव आते हैं कि अब कब होगा, कैसे होगा, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, हुआ नहीं हुआ, क्या होगा भविष्य में, कैसे क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और हो गया तो नौकरी में क्या मजा आएगा। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको मिलता तो रहता है, लेकिन उसी क्रम में आपके सामने हमारे साथ खड़े हैं रजत अवस्थी जी, और इनका सिलेक्शन हरियाणा पीसीएस में अंततः 98वीं रैंक यानी कि 58th रैंक पर हुआ है। इन्होंने पीसीएस के लगातार यूपी पीसीएस के इंटरव्यू भी दिए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूपी पीसीएस में भी बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रजत जी चैनल में। और हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे जो इनके मन में है, लेकिन उससे पहले आपका एक बार हमारी तरफ से इन पुष्पों से स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं कल को वो भी हमारे साथ आए और उनका भी स्वागत हो। है तो ये पुष्प, लेकिन ये जब इस तरीके से हमें मिलते हैं तो इनकी मात्रा, इनका मान बहुत बड़ा होता है। और साथ में मैं चाहूंगा कि आप का मुंह भी मीठा कराया जाए। मीठा तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल मीठा तो हम लोग जीवन में बहुत खाते हैं, लेकिन इस मीठे का कुछ अलग ही मजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप खुश रहें, निरंतर आगे बढ़े जिंदगी में। और ये संस्थान परिवार की तरफ से एक छोटी सी स्मृति आपके लिए, आप इसे भी संभाल के रखिएगा और हमेशा याद रखेंगे हम लोग दूसरे को। अब हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं रजत, और सवाल ये है कि जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, सबसे पहला उनके सवाल में जो मन में उनके जो प्रश्न उत्पन्न होगा कि आप यूपी के रहने वाले हैं। जी सर। होम टाउन आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड इनको बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने हरियाणा में रैंक ली। जी सर। और यूपी पीसीएस में भी आपने देखा कि हरियाणा के लोगों ने टॉप रैंक लिया। हाँ, बिल्कुल सर। तो ये जो अलग स्टेट में जाकर के तैयारी करके आदमी सेलेक्ट होता है, इसी तैयारी से जो आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं उसी जी से। सर, जी सर। तो ये कैसे मैनेज करना पड़ता है मल्टी स्टेट्स की तैयारी के लिए, कैसे अपने आप को आपने प्रिपेयर किया, और यूपी में क्या अप्रोच है और बाकी के राज्यों में, थोड़ा सा अपने बारे में बताते हो आप इन्हें बताइए। सबसे पहले थैंक यू सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और मेरा बैकग्राउंड की बात करूं मैं सर, तो मेरा बैकग्राउंड पूरा, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। मेरे फादर भी लखनऊ के हैं, मेरी मदर जो है वो रायबरेली की है। तो मैं बेसिकली लखनऊ में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन सब कुछ यहाँ लखनऊ में हुई। उसके बाद मैंने तैयारी के लिए दिल्ली गया मैं, और दिल्ली में मैंने अपनी प्रिपरेशन की। फिर कोविड जब आया है तो कोविड के बाद से मैं अपनी तैयारी अपने वापस लखनऊ से ही कर रहा था। दिल्ली से मैं लखनऊ वापस आ गया था। तो हरियाणा को मैंने कैसे सोचा देने का, सबसे पहले ये बताऊँ तो हरियाणा में एक्चुअली गुड़गांव में मेरे मामा मामी नानी नाना रहते हैं। वो पिछले तकरीबन 15-20 साल से वहीं पर है। तो मैं वहां से हरियाणा के टच में आया। तो जब मैं हरियाणा के टच में आया तो फिर एक किसी जगह, आप जैसे नानी का घर मेरा गुड़गांव हो गया था, तो आप अक्सर बचपन में आप नानी के घर जाते रहते हैं, तो वहां से एक लगाव हो जाता है। तो मेरा भी लगाव डेवलप हो गया गुड़गांव से, हरियाणा से। तो फिर मैंने जब अपनी तैयारी फेज में आया तो मैंने वैसे भी निहाल से आदमी का ज्यादा ही लगाव है। सही है सर। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक और अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि हम यूपी पीसीएस दे ही रहे थे, यूपीएससी प्रिपरेशन कर ही रहे थे, तो साथ में यूपी हरियाणा का भी देखते, क्योंकि वो भी एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। तो फिर मैंने देखा कि सिलेबस जो था काफ़ी मैच कर रहा था। तो सिलेबस सब कॉमन है काफ़ी। तो अगर हम एक तैयारी अच्छे से करें, जैसे अगर हम यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, या जीएस हमने अपनी इस लेवल की कर ली है कि वो हम कहीं भी दें, किसी भी स्टेट में एग्जाम दें तो वो कवर हो जाएगी, इस लेवल पे कर लें तो फिर हमें फायदा होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अलग स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम लोग आराम से पैटर्न का जो डिफरेंस है वो कवर कर सकते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम। राइट। रजत एक बात और बताइए, जैसे कि एक जो मन में बहुत बड़ा वहम है अभ्यर्थियों के कि आपका एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत अच्छा हो, आप पढ़ने में बहुत तेज हो, तभी इन परीक्षाओं में सिलेक्शन होता है। ऐसा कहीं आपको फील हुआ कि जो एकेडमिक पढ़ाई है उसमें बहुत एक्सीलेंस की जरूरत है इस परीक्षा में जाने की? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे तो कई फ्रेंड्स सर ऐसे हैं जो यूपीएससी में इवन सेलेक्ट हुए हैं, वो प्राइवेट संस्थान से पढ़े हुए हैं, उनका ग्रेजुएशन में कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके बाद सर उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की, अपने ऊपर भरोसा रखा, राइट वे में तैयारी की, और वो आज सर इतने बड़े बड़े पद पर है। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं। तो सर एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई मतलब इतना खास रिलेवेंस नहीं है। तो अगर जो लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड जिनका बहुत अच्छा नहीं है तो वो हताश ना हो बिल्कुल भी। उनके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जिसके पास एक अच्छे बैकग्राउंड वाले के पास है। तो बस आप मेहनत करिए, जहां पर भी कमी है उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए, हताश होने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक अगला प्रश्न आपसे ये, जैसे अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स वो ऑनलाइन ही देख रहे हैं। जी सर। क्योंकि कोविड के बाद से कह लें कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी जो क्रेज है बहुत तेजी से बढ़ा। जी सर, बिल्कुल। इस बात पर आपका विचार क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन इन बड़ी परीक्षाओं के लिए, जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है, इंटरव्यू भी देना है, इसमें क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि पूरी तरीके से ऑनलाइन
हो पाएगा, या ऑफलाइन और ऑनलाइन का कितना रोल है? कुछ अपने विचार जो आपके विकसित हुए इस पूरी तैयारी में, थोड़ा सा उस पर आप चलिए। सर एक्चुअली मेरा जो मत है वो ये है कि मैं ऑफलाइन तैयारी को ज्यादा महत्व देता हूं, और उसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये है कि ऑफलाइन प्रिपरेशन में आप किसी एक जगह जा रहे हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपके एक डिसिप्लिन मेंटेन है, कंटिन्यूटी मेंटेन है। ऑनलाइन में क्या है कि आपने क्लासेस ले ली, अब क्लास आज नहीं कल देख लेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो डिसिप्लिन कंटिन्यूटी है ऑफलाइन, जी सर, जी सर, वो अभी भी बैकबोन की तरह से मजबूती के साथ खड़ी है। बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन में डाइवर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं सर। लेकिन यदि देखा जाए कि एक बार आपने ऑफलाइन कोचिंग कर ली है, कहीं जॉब में है, कहीं दूर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उस केस में ऑनलाइन से आप सब, हाँ बिल्कुल, अगर ऑफलाइन संस्था आपके आसपास है और आप वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऑफलाइन ही पहला चॉइस रखिए। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप ऑफलाइन संस्था नहीं ज्वाइन कर सकते, आप जॉब में हैं, कहीं दूर है, तब आप ऑनलाइन ऑप्शन लीजिए। लेकिन पहली प्रेफरेंस मेरे हिसाब से ऑफलाइन होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा अहम प्रश्न है, और उस पर मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थी अक्सर प्रश्न भी पूछते हैं, आते भी हैं, मिलते भी हैं। जी, जब से डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा है, लोगों को लग रहा है कि सर न्यूज़पेपर हम पढ़ते नहीं है, वीडियो समरी देख लेंगे किसी चैनल से, बिल्कुल, कहीं से एनालिसिस सुन लेंगे, खुद लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे। तो जब तक लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज की फ्लेयर कहाँ से बनेगी, और कैसे लिखेंगे आप, और कैसे शब्दों को समझेंगे? तो आपकी तैयारी में क्या था? मतलब न्यूज़पेपर आपने पढ़ा या आपने भी वीडियो समरी सुन के काम चलाया? नहीं सर, मैंने तो जो है तैयारी अपनी जब शुरू की थी, तभी से मैंने पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डाल ली थी। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस से शुरू किया, बाद में हिंदू पे मैं आ गया, तो हिंदू मैंने लगातार पढ़ा। मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, और सर मैंने कुछ मैं समरी भी देखता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने न्यूज़पेपर को रिप्लेस करके सिर्फ समरी पे रिलाई किया। मैंने समरी भी देखी है और न्यूज़पेपर दोनों को किया, क्योंकि कभी कभी लगता था शायद न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मेरे कुछ पॉइंट्स अनकवर्ड हो गए, वो शायद कहीं समरी से कवर हो जाएंगे। वो भी समरी सिर्फ एक जगह सर, सब जगह से नहीं। कोई एक इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए जहां भी आपको समझ आता हो, वहां से आप ऑनलाइन समरी रेफर करें, लेकिन वो पेपर का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। पेपर का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया? क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, यूपी पीसीएस में आपने इंटरव्यू दिया लास्ट ईयर, तो आंसर राइटिंग कैसे कर रहे थे सर? आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज काफी ज्वाइन करी थी, काफी इंस्टीट्यूट्स की मैंने ज्वाइन करी थी, और उसमें मैंने अपना इवैल्यूएशन करवाया था काफी टीचर से, और मेरा एक पीयर ग्रुप भी है, मतलब कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उनसे भी सर मैं डिस्कस करता रहता था। एक जो प्रश्न रहता है इन लोगों का कि एक दिन में कितने घंटे लिखने चाहिए या कितने प्रश्न लिखने चाहिए, जब आप प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, या जब अभी प्री भी आपने नहीं दिया है और आप मूल प्रिपरेशन में अपने, तो उस समय कितना मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस करना? बिल्कुल सर, सबसे पहले मेंस लिखने के लिए हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट का सिलेबस, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि सिलेबस 100% कभी कवर नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, आप थोड़ा सा रोकेंगे आपको। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जिस दिन हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तब हम लिखना शुरू करेंगे, और पूरा कभी जीवन में होगा नहीं होगा, और सर लिखने की भी नौबत आएगी नहीं। तो कैसे आपने मतलब? नहीं सर, उसके लिए क्या है कि जैसे मैंने कोई आज मैंने हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री में मान लीजिए स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लिया, तो मैंने स्वदेशी मूवमेंट को, सर हम लोग क्या करते हैं कि तैयारी एग्जाम को सिर्फ प्री के हिसाब से देखते हैं कि हमने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, अच्छा खत्म। नहीं, स्वदेशी मूवमेंट के हमको मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, और हो सके तो उनको लिखना भी है, और किसी अच्छे टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से इवैल्यूएट भी करवाना है। तो ऐसे अगर हम करेंगे, टॉपिक कंप्लीट किया, उसके प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन देखे, उसको लिखा, तो हम ऐसे बढ़े तो अच्छा। एक बात और, हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, पहले दिन से ही बताते हैं कि आप चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जो आधार बनेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन बच्चों के मन में ये रहता है कि नहीं, जब तक हम सिलेबस नहीं पढ़ लेंगे, पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करेंगे। और मैंने देखा कई सारे एस्पिरेंट्स को वो अटेम्प्ट दे दिए, सीरियस अटेम्प्ट यूपीएससी का, जनरल कैटेगरी में एक अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर दिया, और पीवाईक्यूज तक सॉल्व नहीं किया, खाली इस भ्रम में कि सिलेबस पूरा हो जाएगा तब पीवाईक्यूज करेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा होता है सर। कितना वैल्यू आप करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल है सर। शुरुआत में जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की, तो मैंने भी ये गलती की। शायद मेरे पास उस टाइम कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड करता पीवाईक्यूज को लेकर, तो मैंने भी पीवाईक्यू अपने शुरुआत के 1-2 अटेम्प्ट में नहीं लगाए। लेकिन उसके बाद जब मुझे उनकी इंपॉर्टेंस पता चली है सर, तो फिर फिर रिजल्ट भी आने लगे, मुझे दिखने लगे। तो पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज को कोई टेस्ट सीरीज और कोई भी मटेरियल रिप्लेस नहीं कर सकता। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर आप सोचते हैं पीवाईक्यू लगाएंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। एक टॉपिक कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू देखिए, टॉपिक कंप्लीट पीवाईक्यू, ऐसे चलेगा। ये नहीं कि पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम सारे हिस्ट्री की पीवाईक्यू उठाएंगे, नहीं। एक टॉपिक आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो दिल्ली सल्तनत के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको उसी दिन, नहीं तो 1-2 दिन में कंप्लीट करने हैं, तभी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, वरना सिर्फ बुक पढ़ने से टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। गुड। रजत, एक बात और समझा जाए कि एक मसला जो करंट अफेयर का है, चाहे प्रीलिम्स के स्टेज पर हम देख लें, मेंस के स्टेज पर देखें, या इवन इंटरव्यू, तो पूरा करंट अफेयर पर ही डिपेंड हो जाता है। तो
जो अभ्यर्थी हैं ये क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं कि एक एनुअल कंपाइलेशन आएगा, लास्ट में वही पढ़ लेंगे 15 दिन पहले। जी जी सर। और हमें ऐसा लग रहा है कि उस 15 दिन में वो खत्म भी नहीं हो पाती है, और उससे फिर जितना पढ़ते उतना कंफ्यूज जाते हैं, भूल जाते हैं। तो करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटजी आपकी थी? सर करंट अफेयर्स की मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है कि न्यूज़पेपर को इग्नोर ना किया जाए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा क्या, अगर आप मंथली कंपाइलेशन जब उठाएंगे, मान लीजिए आपने मंथली कंपाइलेशन उठाया, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, अरे यार ये हमने टॉपिक पढ़ा है कहीं, तो आपके दिमाग में ना रिकॉल होगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, सिर्फ मंथली मैगजीन पर रिलाई करेंगे, तो आप चीजों को भूलना शुरू कर देंगे। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको मैगजीन पढ़नी, मैगजीन पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर इज मस्ट, न्यूज़पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बस। अब एक समस्या इसमें और आती है कि जो हिंदी माध्यम के लोग हैं, जी सर, उन्हें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से थोड़ी सी दिक्कत होती है, छूना ही नहीं चाहते हैं। मैंने जो रियलाइज किया है कि द हिंदू नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस की भाषा उससे आसान लगती है, पढ़ने के लायक है। जी सर। लेकिन ये हमें लगता नहीं है कि एकदम कंप्लीट इग्नोर करके आप उसे करंट अफेयर चल पाएंगे, खास करके आंसर राइटिंग वाले स्टेज पर। जी सर। तो वैसे तो आपका मीडियम ठीक है, इंग्लिश रहा है। जी सर। लेकिन कोई सलाह यदि आप यहाँ पर इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास हो, कोई सलाह हो कि कैसे हिंदी मीडियम में मैनेज करें, थोड़ा सा बताइए। तो सर जैसे कीवर्ड्स की बात होती है, न्यूज़पेपर में कई सारे कीवर्ड्स आते हैं, जैसे बिहेवियर रेवोल्यूशन और बहुत सारी चीजें सर आती हैं। तो वो कीवर्ड्स हमको कैसे मिलेंगे? तो सर जनसत्ता एक पेपर आता है हिंदी में, वो मुझे थोड़ा ठीक लगता है पेपर, उसका एडिटोरियल भी अच्छा है, संपादकीय जो पृष्ठ है वो आप पढ़ सकते हैं, वो उसमें अच्छे शब्द का प्रयोग होता है जनसत्ता का। बाकी मुझे कोई न्यूज़पेपर के बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस आप नहीं पढ़ पा रहे तो जनसत्ता पढ़िए, और साथ में कोई मंथली मैगजीन किसी संस्थान की जो आपको सही लगे पढ़ने में, उसको आप रेफर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। थैंक यू सर। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, सुनिए, सेलेक्ट होइए और अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को, समाज के सपनों को पूरा करिए। आइए, हमसे भी समझिए, कुछ आपको कहीं कंफ्यूजन है, बिल्कुल बिना किसी तनाव के, परेशानी के आप जुड़िए हमारे साथ और पूछिए अपनी समस्या क्या है। यथासंभव आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। और यही कहूँगा कि जो सोच करके आपने शुरुआत करी है उसका अंत भी करिए, क्योंकि शुरू तो हर चीज़ हो जाती है, अंत नहीं हो पाती है। चाहे वो आपका सिलेबस हो, PYQs हो, आपके सपने हैं, आपका लक्ष्य है, उसका अंत करिए। और यदि बीच में लगे कि आप टूट रहे हैं तो उसको संभालने का सिर्फ एक जरिया है कि आप इस चीज़ को सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था। ये सोच लेंगे तो अंत ऑटोमेटिक होगा। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोगों को भी धन्यवाद। आप निरंतर आगे बढ़ें जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार, थैंक यू।